दोस्तों, आपने बंधुआ मजदूरों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इन मजदूरों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। लेकिन हम ऐसे बंधुआ मजदूरों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने बल वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा। ये मजदूर थे गिरमिटिया मजदूर। कहा जाता है कि इन मजदूरों ने अंग्रेजों के शासन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की थी। लेकिन गुलामी की जंजीरों में इन मजदूरों ने पूरा इतिहास ही रच दिया। उस इतिहास का नाम है मॉरिशस। वही देश जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खूबसूरती इन्हीं मजदूरों की ही देन है और आज इस देश पर इन मजदूरों की पीढ़ी का राज है। आइए जानते हैं कि कैसे इन मजदूरों ने पूरे देश को ही अपना कर लिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के शासनकाल से, जब वो पूरी दुनिया में राज करना चाहते थे और इसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। कई देशों पर राज करने के बाद ब्रिटेन लगातार समृद्ध होता जा रहा था। साल 1751 और 1800 के बीच जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो ऐसे में ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशवाद की शुरुआत की। इन सब देशों के लिए एक बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत महसूस की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासक कई देशों से मजदूरों को ले जाने लगे। अंग्रेज उस वक्त चाय कॉफी के शौक के चलते इसके जुड़े व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वहीं कैरिबियन देशों में गन्ने की पैदावार की जाती थी और इसके लिए वो काले और भूरे लोगों को मजदूरी के लिए सही समझते थे, क्योंकि अंग्रेजों में रंग भेद काफी था। ऐसे में अंग्रेज अफ्रीका से लोगों को लाकर गन्ने की खेती करवाते थे। इसके लिए साल 1751 से लेकर 1807 तक करीब 6,60,000 बंधुआ मजदूरों को यहां लाया गया। वो अटलांटिक महासागर के जरिए इन मजदूरों को लाते थे, जो एक तरह से ह्यूमन ट्रेडिंग थी। लेकिन 1801 तक ब्रिटेन में दास प्रथा के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसका नतीजा ये रहा कि ब्रिटेन में 1807 में स्लेव एक्ट पास किया गया, जिसके तहत कोई भी जहाज ह्यूमन ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जिन ब्रिटिशर्स में इंसानियत बाकी थी, उनका मकसद था कि इस एक्ट के जरिए मजदूरों पर जुल्म कम हो। लेकिन इस एक्ट ने इन मजदूरों की परेशानी और बढ़ा दी, जहां इस एक्ट में यह नियम बनाया गया कि अगर कोई भी जहाज ह्यूमन ट्रेडिंग करता है तो उस पर 100 पाउंड प्रति मजदूर फाइन लगेगा। इस नियम के आने के बाद वो खुले जहाज में मजदूरों को ले जाने के बजाय छिपाकर ले जाने लगे। वहीं अगर रास्ते में ब्रिटिश वॉल्नरी दिख जाती तो वो गुलामों को पानी में फेंक देते थे। अपने फाइन को बचाने के लिए मजदूरों पर ज्यादा जुल्म होने लगा। उनकी स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही थी। इस एक्ट के बाद गुलामों की कालाबाजारी भी बढ़ गई, जिसके बाद स्लेव ट्रेड और भी मुनाफे का काम हो गया। उस वक्त मॉरिशस ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट था। यहीं से होकर सारे जहाज गुजरते। वहीं फ्रेंच वार के बाद 1814 में ब्रिटिश ने यहां भी कब्जा कर लिया था, इसलिए ब्रिटेन से यहां भी स्लेव एक्ट लागू कर दिया गया। अब इस पोर्ट पर भी स्लेव की कालाबाजारी पर रोक लग गई। वहीं कैरेबिया में बचे हुए मजदूरों से ज्यादा काम करवाया जाने लगा और दूसरी तरफ गन्ने की खेती लगातार बढ़ती जा रही थी। आंकड़ों के मुताबिक 1820 के बाद लगभग 2100 टन चीनी का उत्पादन किया गया। फिर 1833 में एक और एक्ट पास किया गया, जिसका नाम था स्लेवरी एबोलिशन एक्ट। इस एक्ट के बाद मजदूरों की कालाबाजारी बिल्कुल बंद हो गई। वहीं मजदूर कम होने पर चीनी के उत्पादन में भी गिरावट आने लगी। लेकिन इसका फायदा मॉरिशस को होने लगा, क्योंकि यहाँ दास प्रथा खत्म हो चुकी थी। उन्हें अंग्रेजों के जुल्म से छुटकारा मिल गया था। लेकिन दोस्तों, जहां मॉरिशस एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था और यहां चीनी भी सबसे ज्यादा उत्पादित होती थी, लेकिन दास प्रथा खत्म होने से उनका काम रुक गया था। तो ब्रिटिशियर्स ने इसके लिए दूसरा रास्ता निकाला, जिससे उनका फायदा रुके नहीं। इसके लिए उन्होंने नया तरीका निकाला और जिसका नाम रखा द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। दरअसल उस वक्त भारत में अंग्रेजों का शासन और रियासतों के बीच लड़ाई ने गरीबों को पीस कर रख दिया था। उसी समय यहाँ अकाल भी पड़ गया। 18वीं सदी का यह अकाल भारत का सबसे भयानक अकाल माना जाता है। बताया जाता है कि इस अकाल में 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। भारत की जनता भूख से तड़पने लगी थी, उन पर कर्जा बढ़ गया था और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने नौकरी का झांसा देकर इन मजदूरों के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उन्हें मॉरिशस में रहकर 5 साल काम करना था। जो लोग भारत से ऐसे अनुबंधों के जरिए मॉरिशस और अन्य देशों में मजदूरी के लिए गए, उन्हें ही गिरमिटिया मजदूर कहा गया। तब मॉरिशस जाने के लिए बंगाल और मद्रास के बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अधिकांश लोग कलकत्ता बंदरगाह से गए। बिहार तब बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। गिरमिटिया मजदूरों की भर्ती आरा, भोजपुर, रोहतास,
कैमूर, बक्सर, गाजीपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शाहबाद, पटना और गया से मुख्य रूप से हुई। यूनाइटेड प्रोविंस यानी तब के उत्तर प्रदेश से भी आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों से भर्ती हुई। मॉरिशस आने वाले गिरमिटिया अपने प्रशासनिक भूभाग से ज्यादा भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार वासी के रूप में ही पहचाने जाते थे। 2 नवंबर 1835 को पहला जहाज मॉरिशस के अप्रवासी घाट पर रुका। इस अप्रवासी घाट को आज वर्ल्ड हेरिटेज घाट बना दिया गया। इन मजदूरों को पानी के रास्ते से मॉरिशस ले जाया गया था, इसलिए इन्हें जहाजी गिरमिटिया भी कहा जाता था। वहीं पहला जहाज जिसमें 36 मजदूर गए थे, उस जहाज का नाम था एटलस, और जिस अंग्रेज ने एग्रीमेंट साइन कराया था उसका नाम था जॉर्ज चार्ल्स। इन मजदूरों में पुरुष मजदूरों को 5 रुपए और महिला मजदूर को 4 रुपए देने की बात कही गई थी। वहीं इन मजदूरों ने एंटोनेट नाम की शुगर फैक्ट्री में काम शुरू किया था। हर साल 2 नवंबर को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। बताया जाता है कि 1835 से लेकर 1910 तक 5 लाख गिरमिटिया मजदूर यहां आए थे। अंग्रेजों के एजेंट भोले भाले लोगों को बेहतर और समृद्ध जीवन का सपना दिखाकर एग्रीमेंट के लिए राजी करते थे। यहां तक कि उन्हें खेतों में सोना मिलने का भी सपना दिखाया जाता था, लेकिन जहाज पर बैठने के साथ ही उन पर जुल्मों का पहाड़ टूटने लगता था। मॉरिशस में तो उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। पूरे दिन खेतों में बेतहाशा काम करना पड़ता था। मकान के नाम पर झोपड़ियां थी, बच्चों के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। पैसे भी टाइम पर नहीं थे। यहां तक कि उनके बच्चों की शादी कम उम्र में करवाने के लिए गन्ना खेत मालिक दबाव देते थे ताकि काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ सके। मामूली गलतियों पर जेल भेजना आम बात थी। वहीं उनके दम पर गन्ना उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। वहीं 5 साल के बाद घर वापसी बस कागजों में ही रह गई। ये नियम 1860 तक ही चलाया गया। वहीं इसके बाद ये नियम हटा दिया गया। इसके बाद लेबर ऑफ लॉ आया, जिसके बाद मजदूरों को पैसे समय पर मिलने लगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया में चीनी का प्रोडक्शन भी बढ़ गया, जिसके बाद मॉरिशस से चीनी की मांग कम होने लगी। वहीं औद्योगिक क्रांति ने भी जन्म ले लिया था। लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे थे, जिसके चलते 1917 में गिरमिटिया मजदूरों को घर वापस जाने की भी अनुमति मिल गई। लेकिन अब उनका वापस नामुमकिन हो गया था, क्योंकि अब उनकी जनसंख्या काफी बढ़ गई थी। शुरुआत में लाए गए मजदूरों की तीसरी पीढ़ी ने जन्म ले लिया था। वहीं गिरमिटिया मजदूरों को भी इस धरती से लगाव हो गया था। इसके बाद ज्यादातर मजदूरों ने यहीं जमीन खरीदकर अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। दोस्तों, 1931 तक यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर भारतीय थे, जिनकी संख्या करीब 68% थी। वहीं उस आबादी का 90% हिस्सा वहीं पैदा हुआ और पला बढ़ा। आज मॉरिशस में भारत की पूरी झलक देखने को मिलती है। यहाँ की करेंसी भी रुपया है, साथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री भी भारतीय हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री के पूर्वज भी गिरमिटिया मजदूर थे। तो दोस्तों, ये थे वो गिरमिटिया जो कभी गुलाम थे और आज पूरा देश उन्हीं के नाम है।